राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं एचएसएससी ग्रुप डी 2026 के लिए दमदार क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए लेके आया हूं। इसमें आपको इंडिया जीके के क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलने वाले हैं, साइंस के क्वेश्चंस भी होंगे, हरियाणा जीके के भी क्वेश्चंस होंगे और साथ में हिंदी के क्वेश्चंस भी आज वाली क्लास में आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। क्योंकि आप सभी ने बोला सर जी हिंदी भी ऐड कर दीजिए, तो हमने हिंदी भी ऐड कर दिया है। ठीक है, और देखते हैं आप इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व कर पाते हो। देखो आप सभी काफी समय से मेहनत कर रहे हो। एचएसएससी सीटी जो ग्रुप सी वाला था वो आप सभी ने दिया है, उसके लिए आप सभी ने मेहनत की है। तो आज वाले क्वेश्चन से आपको यह पता चलेगा कि अभी आपको और कितनी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं आज जो क्वेश्चंस लेके आया हूं ये आपके एचएसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आज मैंने अपने मन से कोई भी क्वेश्चंस नहीं डाला है। जो ये लिखा हुआ है इंडिया जीके, साइंस और हरियाणा जीके क्वेश्चंस, ये सारे के सारे आपके एचएसएससी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और आपको ये नहीं सोचना कि कितने आपके सही हो रहे हैं, आपको ये सोचना है और उनको गिनते हुए चलना है कि आपके कितने गलत हो रहे हैं, क्योंकि गलती हमें नहीं करनी। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये आपके एचएसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और वो भी आपके ग्रुप डी के एग्जाम में ही आया हुआ है भाई। ठीक है, ऐसा नहीं किसी और एग्जाम का है, ग्रुप डी के ही एग्जाम का है। क्वेश्चन क्या है कि शब्द मीसोफाइट खालिस्तान में निहित है, ये आपको बताना है। या आप बोल सकते हो कि जो मीसोफाइट है उसका अर्थ क्या है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं और इनमें से आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि अपने यहां पर पर्यावरण अध्ययन से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। पर्यावरण अध्ययन से भी, ठीक है जी, पर्यावरण अध्ययन से। आप सिर्फ यही सोच रहे हो कि भाई साइंस में पर्यावरण अध्ययन से नहीं आएगा, तो बिल्कुल आने वाला है। पादपों से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएगा। कीजिए, तो जो मीसोफाइट है उसका अर्थ हो जाएगा कि ये मृदा के अधिकांश भाग में पाए जाने वाले उपयुक्त मृदा जल स्थितियों में उगने वाले पौधे होते हैं। यानी कि कहने का मतलब है, देखो मृदा का मतलब क्या होता है, मृदा का मतलब होता है मिट्टी। ठीक है जी, मिट्टी। तो ये मृदा के अधिकांश भाग में पाए जाने वाले उपयुक्त मृदा जल स्थितियों में उगने वाले पौधे होते हैं। उनको क्या कहा जाता है? मीसोफाइट्स उनको कहा जाता है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इंडिया जीके का बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। आंसर करने की कोशिश कीजिए और गिनते हुए चलना है कि कितने आपके गलत हो रहे हैं, कितने आपके सही हो रहे हैं। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया था। बताओ कौन सा नेता था जो उद्देश्य प्रस्ताव लेके आया था। तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, आप सभी को पता होगा। एक दिन मैंने लाइव भी किया था, तो जो स्टूडेंट आए होंगे उनको पता होगा। ठीक है, चलो बताओ, इसलिए क्लास नहीं आई थी, है ना। चलो बताइए किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, और ये लाया कब गया था ये मैं आपको बता देता हूं। 13 दिसंबर 1946 को ये उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। और किसके द्वारा लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जो हमारे देश के कौन बने थे भाई? प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। इनके द्वारा ये उद्देश्य प्रस्ताव है वो लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन इसको स्वीकार कब किया गया था? ये लाया गया था लेकिन इसको माना नहीं गया था, अपनाया नहीं गया था। तो जो इसको अपनाया गया था वो था भाई 22 जनवरी 1947 को इसको अपनाया गया था। तो ये दोनों की दोनों डेट अपने को ध्यान रख लेनी है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया। तो 13 दिसंबर 1946 को। कब इसको लागू किया गया या कब इसको अपनाया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। और 15 अगस्त को क्या हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? हमारा संविधान लागू हुआ था। और अभी 26 जनवरी आ रही है, जिसको हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है जी, और हमारा संविधान लागू हो गया था, तो जिसकी वजह से हमारा देश क्या है? लोकतांत्रिक देश है। क्या भाई? लोकतांत्रिक देश है। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है,
तो जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। और ये प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे? प्रथम विधानसभा के स्थायी अध्यक्ष और भारत के पहले राष्ट्रपति। ठीक है, चलो आगे है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था? बताइए। आप सभी को पता है कि महाभारत और रामायण से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो कोशिश कीजिए। कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र के द्वारा है। धृतराष्ट्र को किसके द्वारा सुनाया गया था? तो आप सभी को पता है कि धृतराष्ट्र भाई अंधा था, ठीक है, तो इसलिए वो युद्ध में नहीं गया था, नहीं देख पा रहा था। तो उसको जो युद्ध में हो रहा था वो सारी चीजें किसके द्वारा सुनाई जा रही थी? संजय के द्वारा, जो उसका सारथी था। आप बोल सकते हो कि संजय क्या था भाई? उसका सारथी था, उसके साथ रहने वाला था, यानी कि उसके देखभाल करने वाला व्यक्ति था, सारथी, जिसके द्वारा है उसको सुनाया गया था। कुरुक्षेत्र का युद्ध कहां पर हुआ? कहां पर हुआ? कुरुक्षेत्र में ही हुआ। और कुरुक्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? धर्म नगरी के नाम से जानते हैं, ये आप सभी को पता होगा, ठीक है, क्योंकि महाभारत का युद्ध वहां पर हुआ है। ये महाभारत का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो जो महाभारत का युद्ध हुआ था, ये हुआ था भाई पांडवों व कौरवों के बीच में। पांडवों व कौरवों के बीच में हुआ था, ठीक है जी। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, यहां से एक क्वेश्चन और आता है कि जो महाभारत है ये किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा रचिता है? इसकी कथावाचक कौन है या इसके रचयिता कौन है, ये अपने को बताना है। तो क्या हो जाएगा? वेद व्यास जी। वेद व्यास जी हो जाएगा। और कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि इसके लेखक कौन है? महाभारत के लेखक, तो ये इसके लेखक हो जाएंगे श्री गणेश जी, ठीक है जी। वेद व्यास जी के द्वारा इसको सुनाया गया था, इसको बताया गया था। तो रचिता बोले, कथावाचक बोले तो वेद व्यास जी हो जाएंगे। और किसके द्वारा लिखा गया था? श्री गणेश जी के द्वारा है लिखा गया था। तो गणेश जी को तो जानते ही होंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तीरंदाजी का कौशल खालिस्तान के स्वयंवर में परीक्षा थी। जो तीरंदाजी हुई थी, तो तीरंदाजी का कौशल है किसके स्वयंवर में हुआ था? स्वयंवर आपसे कई बार एग्जाम्स में भी पूछा गया है। तो स्वयंवर आपको पता होगा ना कि बहुत सारे लोग, राजा महाराजा राजकुमार आए हुए होते हैं, ठीक है जी। और एक राजकुमारी होती है जो शादी करना चाहती है, तो फिर वो अपना वर चुनती है, उनमें से उनकी कोई भी एक शर्त वगैरह लगा दी जाती है। तो यहां पर तीरंदाजी वाला कौशल था कि जो सबसे अच्छी तीर चलाएगा, ठीक है, उसी से शादी होगी। अब बताओ, अब बताइए किसके में हुआ था? ये किसके में हुआ था भाई? द्रौपदी के में। किसका हो जाएगा? द्रौपदी के में हुआ था, आप सभी को पता होगा, ठीक है। अर्जुन द्रौपदी आप सभी को पता होगा, है ना। तो अर्जुन ने तीर चलाई थी, तो फिर उसके बाद क्या हो गया था? द्रौपदी है उनकी शादी है अर्जुन के साथ हो गई थी। बाद की स्टोरी तो आप सभी को पता ही है, ठीक है। चलो अब मैंने ये क्वेश्चंस क्यों दिखाए, मैं आपको एक बात बताता हूं। इस क्वेश्चंस को करता है पहले देखो, महाभारत और रामायण से HSSC है ना, पिछले एक दो एग्जाम्स में तो थोड़ा कम क्वेश्चंस पूछा है, लेकिन उससे पहले के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, मैंने 2018 में देखना स्टार्ट किया था। 2018 के बाद से पिछले 7-8 सालों में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, उनमें मैक्सिमम एग्जाम्स में महाभारत रामायण से क्वेश्चंस पूछा है। तो इसलिए क्वेश्चंस आपको याद करवाना बहुत जरूरी है। बाकी एक मैं स्पेशली क्लास में करवाऊंगा, पूरे के बारे में आपको बताऊंगा, और कुछ PDF में आपको अवेलेबल भी करवाऊंगा, ठीक है, जिसमें आपको याद कर लेने हैं, एक बार देख लेना है। वैसे तो आप सभी की पढ़ी हुई है, हम सभी को रामायण के बारे में पता है, महाभारत के बारे में पता है, ठीक है। चलो, वह उपकरण जो ध्वनि को विद्युत तरंगों में बदलता है उसको क्या कहा जाता है? बताइए, कोशिश कीजिए और थोड़ा दिमाग लगाया करो। अगर कोई चीज समझ में ना आए ना, तो थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कर लिया करो। क्या हो रही है? ध्वनि को विद्युत तरंगों में बदलता है, उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, ध्वनि को विद्युत तरंगों में बदलने वाले को क्या कहा जाता है? माइक्रोफोन कहा जाएगा। क्या कहा जाता है भाई? उसको माइक्रोफोन कहा जाता है, ठीक है जी। तो क्या कहा जाएगा? माइक्रोफोन हो जाएगा। इससे क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट होता है। संविधान सभा में नागरिकता पर बहस के दौरान एक प्रसिद्ध कथन है
कोई भी विभाजित निष्ठा नहीं होनी चाहिए, ये किसने कहा था? देखो, संविधान से संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे, तो संविधान को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, इस बात को नोट कर लेना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके एग्जाम में संविधान से क्वेश्चंस ना आए। ठीक है, अभी आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद मैं एक स्पेशली संविधान के ऊपर एक क्लास लेके आऊंगा जिसमें सारे क्वेश्चंस वो होंगे जो आपके संविधान से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, सारे के सारे वो होने वाले हैं। बताइए, तो ये संबंध किसके द्वारा कहा गया था? संविधान सभा में जब नागरिकता के ऊपर बहस हो रही थी, तब बोला था कि कोई भी विभाजित निष्ठा नहीं होनी चाहिए। विभाजित का समझते हो, विभाजन हो जाना, बंटवारा हो जाना, वो नहीं होना चाहिए। तो ये कहा गया था भाई गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा, गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा ये कहा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि ब्रिटिश आधिपत्य के दौरान रियासती राज्यों द्वारा ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का कितना भू क्षेत्र घेरा गया था? यानी कि जब अंग्रेज शासन कर रहे थे उस समय जो रियासतें थी उनके ऊपर कितने के ऊपर कंट्रोल था, ये अपने को बताना है, कितने हिस्से के ऊपर। ठीक है जी। और जब हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो फिर जितनी भी रियासतें थी उन सभी को मिलाने का काम, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो किसने निभाई थी भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ठीक है, ये एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है जी, वल्लभ भाई पटेल जी। और इन्हीं को हम इसी कारण से लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, लौह पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है, लौह पुरुष है। ठीक है जी। और इनको भारत का बिस्मार्क भी आप बोल सकते हो। ठीक है, बारदोली की महिलाओं ने इनको काफी ज्यादा सम्मानित किया था। तो अब ये बताइए, तो क्या हो जाएगा? 1/3 क्षेत्र पे। कितने क्षेत्र पे? 1/3। 1/3 का मतलब समझते हो ना भाई, मैथ में पढ़ाता हूं। 1/3 का मतलब 1/3, 3 में से 1। नीचे वाले का मतलब होता है टोटल। ठीक है जी, ये है टोटल, यानी कि आप हिंदी में बोल सकते हो ये कुल की बात हो रही है। ऊपर वाला उसमें से कितना हिस्सा है? 1/3 1/3 ऐसे लिखते हैं। 1/4 1/4 लिखा जाता है। 10वां भाग तो 1/10 लिखा जाता है, यानी कि 10 में से 1 भाग की बात हो रही है। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रख लेना है, काफी काम आता है आपके। चलो, संविधान के 97वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो संविधान के 97वें जो संशोधन हुआ था 97 वाला, उनके संबंध में इनमें से कौन सा ठीक है, ये आपको बताना है। तो एक बात बता देता हूं, इस क्वेश्चन पे चले उससे पहले सारे के सारे अनुच्छेद याद कर लेना, एक क्वेश्चन फिक्स आएगा। और इसके अलावा जितने भी अपने संविधान संशोधन हुए हैं ये सारे के सारे याद कर लेना। ये यहां से क्वेश्चंस, दोनों से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, और जिनके पास अपने नोट्स अवेलेबल हैं तो आपको नोट्स में मिल जाएगा। हाँ, और नोट्स से संबंधित एक और जानकारी देना चाह रहा था मैं कि भाई सिर्फ 20 तारीख तक, 20 जनवरी तक ऑफर चल रहा है। जो 99 वाला वो सिर्फ 20 जनवरी तक है, उसके बाद इसका प्राइस 199 होने वाला है। ठीक है, और इसमें साइंस के आज सभी के, जैसे भौतिक विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, रासायनिक विज्ञान हो गया, उन सभी के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो अभी इसके लिए 99 रुपए प्राइस है। जिसने अभी तक नहीं ले रखा ले लेना, फिर इसका प्राइस बढ़ जाएगा, फिर मत कहना सर जी पहले बताया नहीं था। हाँ, और एक बात, सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में है, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है जी, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स के, आपका कंप्यूटर हो गया, आपका साइंस हो गया, ये सारी चीजें इसमें मिलेंगी। चलो, तो अब देखिए 97वें संशोधन में क्या हुआ था। इसमें स्वयं सहायता समूह बनाने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया गया था, ये तो ठीक है। इसके संविधान के भाग नंबर 4 में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का एक नया प्रावधान था, ये भी ठीक है। तो क्या हो जाएगा? दोनों ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि पहली हरियाणवी फिल्म है। देखो, ये HSSC में पूछा गया क्वेश्चन है, मैंने अपने मन से नहीं लिया। इसके जो भी ऑप्शंस है सारे के सारे HSSC के द्वारा ही दिए गए हैं। तो पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी है? आप सभी को पता है 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा बना था, इसलिए हम 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के रूप में भी मनाते हैं।
इसके बाद जो पहली फिल्म आई थी 1966 के 2 साल के बाद सन 1968 में, और उस मूवी का नाम क्या था भाई? धरती था। तो इसलिए हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी हो जाएगी? धरती हो जाएगी। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट के दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर जी हरफुल जाट जुलानी वाली मूवी भी तो है। बिल्कुल, वो 1970 में आई थी। अगर धरती ऑप्शन में ना दे तो कौन सी हो जाएगी? हरफुल जाट जुलानी। ठीक है जी, ये वाली हो जाएगी। लेकिन अगर पूछा जाए कि जो बॉक्स ऑफिस पर सबसे सफल फिल्म कौन सी रही थी पहली, तो वो कौन सी हो जाएगी भाई? चंद्रावल हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रख लेना। तीनों अलग अलग प्रकार से पूछता है, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पिछली एक अपनी जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपसे पूछा था कि कमेंट करके बताना कि जो हमारा वायुमंडल है उसमें कितनी परतें हैं। तो आज वो क्वेश्चन आ गया है। तो पृथ्वी के धरातल से वायुमंडल की निम्नलिखित संरचनाओं को व्यवस्थित आपको करना है। इसका मतलब पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, इस प्रकार से। तो सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया कितनी है भाई? 4 है। अब इन चारों में से आपको सही सही लगाना है कि कौन सा होगा। तो सबसे पहले कौन सा है भाई? क्षोभ मंडल है, जो धरातल से लेकर 12 किलोमीटर तक होता है। धरातल से लगभग 12 किलोमीटर तक होता है, वो होता है क्षोभ मंडल। तो पहले नंबर पे क्षोभ मंडल होना चाहिए। तो क्षोभ मंडल इसमें है और इसमें है। क्षोभ मंडल के बाद कौन सा है आपका? फिर होता है समताप मंडल, तो वो इसमें है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो पहले नंबर पे क्षोभ मंडल, दूसरे नंबर पे समताप मंडल, तीसरे नंबर पे मध्य मंडल और चौथे नंबर पे ताप मंडल। इस प्रकार से होता है। ये धरातल से 12 किलोमीटर तक होता है, फिर उसके लगभग 25 से 30 किलोमीटर तक आपका समताप मंडल हो गया। उसके बाद आपका 50 से 80 तक कौन सा हो जाएगा? मध्य मंडल हो जाएगा। और 80 से ऊपर वाला क्या हो जाएगा? आपका ताप मंडल हो जाएगा। जो लगभग अगर पूछ भी ले कभी कभी एग्जाम्स में, तो 80 गुणा 8 640 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। लेकिन मोस्टली यही पूछता है क्षोभ मंडल वाला, तो याद रख लेना धरातल से 12 किलोमीटर तक है। और पता चल गया 4 कौन कौन से हैं, किस प्रकार से हैं। आगे बढ़ते हैं। जोगिंदर सिंह खालिस्तान से एक साहित्यकार हैं। यह आपके एचएसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे सिर्फ 1% स्टूडेंट ही कर पाएगा, इस बात को नोट कर लेना। जो बोलता है ना मैं हरियाणा जीके में पूरे में से पूरे नंबर ले लूंगा, ऐसे क्वेश्चन जब भी बनते हैं नहीं कर पाते। ठीक है, जो बड़ी मेहनत करता है वही स्टूडेंट कर पाएगा। बताइए, एचएसएससी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए, जोगिंदर सिंह कहां के एक साहित्यकार हैं? तो ये कहां से हो जाएंगे भाई? शाहाबाद से हो जाएंगे। कहां से हो जाएंगे? शाहाबाद से हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि आरबीआई की जो आरबीआई है उसकी स्तुति के आधार पर बनाई गई है, यानी कि किसके आधार पर इसको बनाया गया है, ये अपने को बताना है। आरबीआई कौन सा है? हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आरबीआई की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है जी, बैंक ऑफ इंडिया। और इसी को क्या बोला जाता है? बैंकों का बैंक भी बोला जाता है, वो बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? हमारा बैंकों का बैंक भी है, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो बताइए किसके आधार पर इसको बनाया गया था? तो ये बनाया गया था रॉयल कमीशन के आधार पर। ठीक है, रॉयल कमीशन के आधार पर इसको बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। जब बेकिंग सोडा को जल में गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो क्या बनता है, ये अपने को बताना है। बेकिंग सोडा आपने देखा होगा, अरे घर पे करते रहते हो इसको लेकर तो एक्सपेरिमेंट। ठीक है, पानी में डाल दिया होगा बेकिंग सोडा। ठीक है, तो क्या बनती है? CO2 बन जाती है। क्या बन जाती है? CO2 बन जाती है। ठीक है, CO2 बन जाती है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां हिमालय और मैदानों के बीच योजक हैं, ये आपको बताना है। हमें उन पहाड़ियों के बारे में बताना है जो हिमालय पर्वत है और जो मैदान है उनके बीच योजक का काम करती हैं। योजक का मतलब क्या होता है? जो जोड़ने वाला काम होता है वो किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? बताइए कौन सी पहाड़ियां हैं, इनमें से कौन सी पहाड़ियां हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन सी पहाड़ियां हो जाएंगी? तो कौन सी पहाड़ियां हो जाएंगी? मोरनी की पहाड़ियां। कौन सी हो जाएंगी भाई? जो मोरनी वाली अपनी पहाड़ियां है ना, ये हो जाएंगी, जो पहाड़ियां हिमालय और मैदानों के बीच के योजक को होती हैं। ठीक है। और हरियाणा और राजस्थान को जोड़ने का काम कौन सी पहाड़ियों के द्वारा किया जाता है? अरावली की पहाड़ियों के द्वारा। और ये कैसी श्रृंखला है? वलित श्रृंखला है, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, बीच बीच में टूटी हुई है। आगे बढ़ते हैं। अब अरावली पहाड़ियों से ही संबंधित क्वेश्चन आ गया है कि अरावली पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति कौन से जिले में है? देखो कभी रटना मत, आप देखो आंसर ऑप्शन देखोगे तब आपको पता चलेगा अरावली पहाड़ियों की बात हो रही है। मैंने आपको बताया राजस्थान से एंट्री होती हुई आती है, राजस्थान से अपने हरियाणा में आती है। तो यहां पर कौन सा है? यहां पर आपका गुरुग्राम हो जाएगा, गुड़गांव में अवेलेबल है। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपना महेंद्रगढ़ होती हुई आती है। ठीक है, और मेरा गांव भी है, चारों तरफ है, वो अरावली की पहाड़ियां है। एक आधा हिस्सा मतलब दो साइड हरियाणा, दो साइड राजस्थान। ठीक है, हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पर है बिल्कुल मेरा गांव। ठीक है, चलो। संविधान संशोधन अधिनियम खालिस्तान के अनुसार पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया था, यह अपने को बताना है कौन से संशोधन के तहत। मैंने आपको पहले बोला है सारे के सारे संशोधन याद कर लीजिए। ठीक है, तो टेंशन मत लो, अगर आपके पास अपने नोट्स हैं तो वहां से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, ताकि मैं रिवीजन करवाऊं तब आप उनका आंसर कर पाओ। क्योंकि जब मैं आपको बता रहा हूं ना, उस समय आपको याद होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चलो बताइए कौन सा हो जाएगा? संविधान संशोधन अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया था, तो ये किसके तहत हो जाएगा भाई? 73 के, 73। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, 73वें संविधान संशोधन के तहत। आगे बढ़ते हैं। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये आज वाला है ना, ये अपने वाला संडे को करवाने वाले थे टेस्ट। ठीक है, लेकिन आपको पता है तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, जिस वजह से नहीं हुआ, तो इसलिए आज ये टेस्ट हो रहा है। कल से अपनी उड़ान सीरीज है उसकी शुरुआत हो जाएगी। ठीक है जी, उड़ान सीरीज है उसकी शुरुआत हो जाएगी, तो अब सभी आंसर कर दीजिए। ठीक है, संडे को टेस्ट आता रहेगा, बाकी दिन हम बाकी सब्जेक्ट को पढ़ते रहेंगे, सारे सब्जेक्ट को। ठीक है, टेंशन मत लो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स जीके, हरियाणा जीके, सब कुछ आपको याद करवाने वाला हूं। ठीक है, चलो तो बताइए भाई, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ये एचएसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर करो सभी स्टूडेंट, आंसर आ गया होगा सभी का, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं कि हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है। देखो इतना आसान क्वेश्चंस भी अगर मुझे बताना पड़ा तो इसका मतलब है फिर तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। एचएसएससी के एग्जाम्स की तैयारी छोड़ दीजिए फिर तो, अगर ये भी नहीं पता। ठीक है, इसका मतलब आपने किताब उठा के ही नहीं देखा, क्योंकि जब भी आप हरियाणा जीके की किताब उठाते हो ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप उठाओगे तो भी, थ्योरी वाली उठाओगे तो भी। तो सभी स्टूडेंट इसका आंसर है वो कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और अब आप हिंदी के क्वेश्चंस कर लीजिए, आपका आज वाले में इतना ही है, और बाकी आप हिंदी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका कि दिए गए वाक्य में रेखा अंकित शब्द का विलोम शब्द आपको ज्ञात करना है। रेखा अंकित शब्द, और रेखा अंकित शब्द यहां पर किया गया है। पहले पूरे को पढ़ते हैं। तुम कितने तुच्छ व्यक्ति हो। ठीक है जी, तो तुच्छ का विलोम शब्द आपको बताना है। आप सभी को आंसर करने की कोशिश करनी है। ये समझ लो आप रियल पेपर दे रहे हो, आप सभी को ये सोचना है कि भाई आप रियल पेपर दे रहे हो, और रियल पेपर के ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं, और कमेंट करना है लास्ट में। आपका स्कोर जो भी रहता है कमेंट करके जरूर बताना है। चलो, तुम कितने तुच्छ व्यक्ति हो। तो तुच्छ का मतलब क्या होता है? तुच्छ का मतलब होता है बिल्कुल जो कुछ भी नहीं है। तुच्छ का मतलब क्या हो गया कि जो बिल्कुल भी कुछ नहीं है, जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है, उस चीज को तुच्छ बोला जाता है। तो जिसकी वैल्यू होगी। विलोम का क्या मतलब होता है? विपरीत आपको बताना है, विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है, जो इसका विपरीत होगा।
तो जो आदमी कुछ भी नहीं है उसका विपरीत कौन सा होगा? जो आदमी सब कुछ है, जिसकी वैल्यू है मार्केट में, तो क्या हो जाएगा? तो उसको क्या कहा जाएगा? महान कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। देखो, नालायक का मतलब क्या होता है? नालायक का मतलब भी वही हो गया जो किसी काम का नहीं है। तो ये तो इसका विलोम शब्द नहीं होगा भाई, तुच्छ का। आप समानार्थी शब्द इसका बोल सकते हो। छोटे, तो वहां पर भी तुच्छ या छोटे की बात हो रही है, तो वो भी लघु का मतलब भी होता है छोटा। तो क्या हो जाएगा? महान व्यक्ति हो। महान का मतलब होता है जो योग्य है किसी भी चीज के लिए, ठीक है जी। जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति है उसी को महान बोला जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा ना कि वो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, तो महान का मतलब उन्होंने कोई अच्छा काम किया है, उसी को महान बोला जाता है। चलो, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो मुहावरे आप सभी को याद होंगे, और नहीं भी याद है तो अर्थ को समझ के आपको आंसर करना है। वकालत करना। वकालत करना आपने सुना होगा ना कि भाई तू इसकी वकालत क्यों कर रहा है, ठीक है, वकालत मत कर इसकी। तो वकालत करने का मतलब क्या होता है? कि आप सामने वाले को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। वकालत करने का मतलब क्या होता है? सामने वाले को सपोर्ट करना, उसकी सहायता करना, उसका समर्थन करना हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा? समर्थन करना। अब आपको दिख रहा होगा सहायता करना भी ऑप्शन में है, तो सहायता तो किसी और चीज के लिए होगी। समर्थन का मतलब होता है, समर्थन का मतलब होता है कि भाई जो वो बात कह रहा है ना वो ठीक है, यानी कि उसके विचारों को मानना, उसी को बोला जाता है समर्थन करना। और सहायता होती है हेल्प, किसी चीज को लेकर हेल्प करना, उसी में होता है सहायता करना। दोनों का अर्थ समझ गए होगे? तो दोनों में कौन सा सही है? ये वाला सही हो जाएगा। और एग्जाम में इस बात को नोट करना, इसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें बेस्ट चुनना होता है, कि जो सबसे ज्यादा बेस्ट या आप बोल सकते हो उचित अर्थ होगा वो हमें बताना होता है। देखो यहां पर लिखा हुआ है कि अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। एक से अधिक भी हो सकते हैं अर्थ बताने वाले, ठीक है, लेकिन अर्थ को जो सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करेगा वही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? समर्थन करना। विरोध करने का मतलब आप समझते हो? विरोध करने का मतलब होता है किसी के अपोजिट बोलना, ठीक है जी। विरोध का मतलब हो गया कि कोई बोल रहा है कि ये सही है, आप बोलो नहीं, तो वो हो जाएगा विरोध, यानी कि उसका विपरीत आपको बोलना है, उल्टा। आरोप लगाने का मतलब होता है किसी के ऊपर इल्जाम लगा देना, आरोप लगा देना जो उसने ना किया हो या किया हो तो भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कि दिए गए विकल्पों में से सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। सार्थक शब्द, अगर आपको पता होगा कि सार्थक शब्द होते क्या हैं तो आप आराम से आंसर निकाल लोगे, ठीक है जी। सार्थक शब्द होते क्या है अगर आपको पता है तो आप आराम से इसका आंसर निकाल लोगे। बताइए क्या होगा? सार्थक शब्द आपको बताना है। तो सार्थक शब्द का मतलब होता है जिसको पढ़ते ही आपको उसका अर्थ समझ में आ जाए, या जिसका डायरेक्ट अर्थ हो, सीधा सीधा अर्थ आपको पता हो, उसी को क्या बोला जाता है? सार्थक शब्द बोला जाता है, ठीक है जी। उसी को क्या बोला जाता है? सार्थक शब्द। अब 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से देखिए कौन से का आपको सार्थक शब्द दिखाई दे रहा है कि जिसको पढ़ते ही आपको उसका अर्थ समझ में आ रहा है। साविन, रंजवा, रंजाबा, जबीली, मोबाइल। तो क्या हो गया? आप सभी को पता है मोबाइल हो गया, ठीक है जी। तो इस प्रकार से कि जिसको पढ़ा और उसको आपका अर्थ समझ में आ गया तो वो क्या हो गया? सार्थक शब्द हो गया, जिसका सही अर्थ आपको स्पष्ट रूप से पता हो। चलो, दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करना है, जिसमें अशुद्ध वर्तनी है। कभी आपसे शुद्ध वर्तनी पूछेगा, कभी आपसे अशुद्ध वर्तनी पूछेगा, तो इनमें से आपको अशुद्ध वर्तनी वाला बताना है आपको। तो देखो, माफ कीजिए मुझसे गलती हो गई, लेकिन जब जैसे मैं बोल रहा हूं ना, इसको पढ़ते हुए बोल रहा हूं, तो मैं ये भी देख रहा हूं कहां पर मात्राओं की गलती है या नहीं है। आपको भी ऐसे करना है कि पढ़ो एक बार तो, और पढ़ते समय देखो कहां पर मात्राओं की वगैरह की आपको गलती दिखाई दे रही है। तो इसमें माफ कीजिए मुझसे गलती हो गई, तो कहीं पर भी मुझे गलती नहीं दिखाई दी, आपको भी नहीं दिखाई दी होगी। तुम मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात सुनो, ठीक लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे शिष्य, जैसे ऐसे छोटे बड़े आए ना तो आपको ध्यान से देखना है, शिष्य ठीक लिखा हुआ है। तो शिष्य हो तुम जो अपने गुरु की बात नहीं मानते,
ठीक है, मैं बोलता हूं ना भाई पढ़ते रहो, जिस दिन क्लास नहीं आती उस दिन प्लेलिस्ट से पढ़ लो, सीखते रहो। अपने चैनल पे बहुत सारी क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है, रीजनिंग की भी है, मैथ की भी है, जीके की भी है, हिंदी की भी मिल जाएंगी, सभी की अवेलेबल है, तो आप उनसे पढ़ते रहो। ठीक है, तो इसमें सब कुछ ठीक लिखा हुआ है। क्या तुमने संख्या याद कर ली? संख्या, देखो ये गलत लिखा हुआ है, संख्या गलत लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत आंसर हो जाएगा। क्या तुमने संख्या, देखो संख्या में आप सभी को पता है आधा ख आता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी यहां पर लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट बोर तब होता है जब भाई ऑप्शन नंबर 4 हो आंसर, है ना। लेकिन एग्जाम में भी तो ऐसा ही होगा, और ये क्वेश्चंस भी एग्जाम से ही लिया है मैंने। ठीक है जी, चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला है। तो मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, आपके एग्जाम्स में आएंगी, यहां से क्वेश्चंस पक्का आएगा, चाहे एक आए चाहे 2 आए। ठीक है जी, चलो तो आपको बताना है, बताइए क्या है, कि खरी मंजूरी चोखा काम, खरी मंजूरी चोखा काम आविष्कार कीजिए। खरी मंजूरी चोखा काम, क्वेश्चन नंबर 5 है, तो आप सभी इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। खरी मंजूरी चोखा काम, तो खरी का मतलब, खरी मंजूरी का मजूरी है, सॉरी, तो इसका मतलब क्या है कि जो आदमी काम करने जाता है तो उसको मजूरी है वो तुरंत मिल जाती है। खरी का मतलब है तुरंत मिल जाती है। कुछ लोग होते हैं ना भाई 10 दिन बाद देंगे, 15 दिन बाद देंगे, ऐसा नहीं है। यहां पर खरी मजदूरी है, जैसे ही आपने काम किया तो आपको अपनी मजदूरी मिल गई। ठीक है जी। चोखा काम, चोखा का मतलब क्या होता है? अरे चोखा तो आप सभी को पता होगा, ठीक है, ये लिट्टी चोखा वाला नहीं है, ये हरियाणा वाला चोखा है, हरियाणी भाषा वाला चोखा है। चोखा मतलब तगड़ा काम, अच्छा काम। तो इसका मतलब जैसे मजदूरी मिलती है वैसा ही काम होता है। तो अब देख लीजिए कहां पर होगा, तुरंत मजदूरी मिलने पर कार्य भी अच्छा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना तो मुझे लगेगा हाँ आप सपोर्ट कर रहे हो, तो मुझे मेरी मजदूरी मिल गई। आप वीडियो को लाइक किया, कमेंट करके आपने बताया कि क्लास कैसे लगी, मेरी मजदूरी मुझे मिल गई, तो फिर मैं और भी अच्छा काम करूंगा, इसका मतलब यही है। ठीक है जी। तो जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रखा कर लो भाई, आपका ही फायदा है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। आप जो रेखांकित भाग है उसके लिए सार्थक शब्द आपको बताना है। कि कुएं की गहराई मापी नहीं जा सकती, तो हमें मापी नहीं जा सकती के लिए बताना है। मापी नहीं जा सकती इसका मतलब है कि उसकी गहराई को हम माप नहीं सकते। तो बताओ, तो मापी नहीं जा सकती, मापक का अर्थ क्या होता है? मापक का अर्थ होता है किसी चीज को मापने वाला यंत्र उपकरण हो गया, तो ये तो नहीं होगा, ये तो यंत्र उपकरण हो गया। अतुल्य, अतुल्य का मतलब होता है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। ठीक है, तो अतुल्य ये हो गया अतुल्य। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है जिसमें आवश्यक चीजों को और ज्यादा नहीं डाला जा सकता, कि जिसमें बहुत सारी चीजें नहीं होगी, तो ये भी नहीं होगा। अप्रिमेय होता है जिसको मापा न जा सके, याद कर लो। ठीक है जी, मैं डायरेक्ट आंसर भी बता देता, लेकिन ये आपको पता होना जरूरी है क्योंकि एग्जाम्स में ये आ सकते हैं। ठीक है जी, हो सकता है कि पिछले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया था, तो अब आपके एग्जाम्स में यहां से कुछ भी आ सकता है, या इनका अर्थ भी आपको पता हो सकता है कैसे भी। ठीक है जी, जो इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको बताते हुए चलता हूं। तो अप्रिमेय क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को आपको चयन करना है जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प होगा। यानी कि यहां पर क्या आएगा ये अपने को बताना है। पहले इस पूरे को पढ़ेंगे फिर हम आंसर करेंगे। कि सकारात्मक सोच के जरिए आप अपने जीवन में आसानी से कुछ भी खालिस्तान कर सकते हैं। बताओ, बताइए क्या होगा? सकारात्मक सोच के जरिए, तो पहले अर्थ को समझते हुए चलो। सकारात्मक सोच के जरिए, तो आपने बहुत बार सुना होगा भाई पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचोगे अच्छा बन जाओगे, अच्छा कर लोगे। तो सकारात्मक सोच के जरिए आप अपने जीवन में आसानी से कुछ भी क्या कर सकते हो, हासिल कर सकते हो। हासिल कर सकते हो, हासिल का मतलब समझ रहे हो ना, कि आपको मिल सकता है। जैसे आप सोचते हो कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए,
लेकिन अगर आप सकारात्मक सोचते रहोगे तो और मेहनत साथ में करते रहोगे तो आपको जॉब जरूर मिल जाएगी। बोला जाता है ना, पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है वो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिश का मतलब आप सभी को पता ही है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, बार बार बोलता भी रहता हूं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश का मतलब है कि लगातार मेहनत करते रहना, लगातार पढ़ते रहना। कभी फेल होगे, कभी पास होगे, कभी कम पढ़ पाओगे, कभी ज्यादा पढ़ पाओगे, लेकिन जो स्टूडेंट लगातार कोशिश करेगा, कंटिन्यू पढ़ता रहेगा, वो जरूर सफल होगा। मतलब का मतलब समझ रहे हो? मतलब का मतलब अर्थ, ठीक है जी, किसी चीज का अर्थ बताना, मतलब बताना। प्रोत्साहन का मतलब होता है जिस तरीके से जब आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा तो आप सभी मेरे लिए काजू कतली का डब्बा लेके आओगे और वो मेरे लिए क्या होगा? प्रोत्साहन होगा। प्रोत्साहन का मतलब है कि अगर आपने कोई अच्छा काम किया है तो उसके लिए जो आपको रिवार्ड मिल रहा है उसी को बोला जाता है प्रोत्साहन, जिससे आपको आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। जैसे जो स्टूडेंट हमसे नहीं मिलने आ पाएंगे, मिठाई का डिब्बा नहीं दे पाएंगे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा अगली क्लास और बेस्ट बनाने के लिए। ठीक है, चलो। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। सही विकल्प बताओ। विलोम शब्द आपको बताना है। पढ़िए कि हमारे गांव का तालाब बहुत ही गहरा है, तो हमें गहरे का विलोम शब्द बताना है। रटने वाले स्टूडेंट इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। जो स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, जैसे हमारी क्लास में आपने देखा होगा हिंदी का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस नहीं होता, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं करवाता हूं, बाकी सब्जेक्ट के तो सभी करवाते हैं। ठीक है जी, मतलब हिंदी को स्टूडेंट ये सोचते हैं ना कि भाई हिंदी तो ऐसे ही चली जाएगी, नहीं, बताओ, मेहनत करो। मैथ बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए हैं, रीजनिंग बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है, और आगे भी पढ़ाऊंगा आपको, इंडिया जीके के भी, ठीक है जी, साइंस वगैरह सभी के अच्छे क्वेश्चंस करवाते हैं। तो आप आंसर करो। हमारे गांव का तालाब बहुत गहरा है, गहरे का मतलब समझ गए होगे, तो अपार, पहला ऑप्शन देखो, अपार। अपार का मतलब होता है जिसका कोई पार ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, यानी कि वो तो बहुत ज्यादा गहरा हो गया। तो अगर गहरे का समानार्थी शब्द हमसे पूछा होता तो हम इसको बोल सकते थे। फिर उसके बाद छिछला, तो छिछले का मतलब होता है कम गहरा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कम गहरा। तो वहां पर गहरा है, यहां पर कम गहरा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है जी। दुर्बोध और असीम, पहले असीम के बारे में बात कर लेते हैं। असीम का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। ठीक है जी, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो भी गहरा हो गया, तो ये भी समानार्थी शब्द आप इसका बोल सकते हो। दुर्बोध, तो दुर्बोध एक तो ये गहरे का समानार्थी शब्द भी हो जाएगा, दूसरा इसका मतलब होता है जिसको समझना कठिन हो, मुश्किल हो। ठीक है जी, ये किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि भाई वो आदमी है ना, उसको समझना मुश्किल है क्योंकि उसके जो विचार है, जो उसके सोच है, वो बहुत गहरी है। समझ रहे हो? तो ये व्यक्ति विशेष की सोच के बारे में, ठीक है जी, उसके विचारों के बारे में बात की जाती है, जिसके गहरे विचार होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब समझ गए? तो ऐसे अपने को याद करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गहरे का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? छिछला, यानी कि कम गहरा। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो आपको गलती बतानी है, त्रुटि बतानी है कि किसमें है। ठीक है जी, तो लगभग 200 वर्षों तक भारत के गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही। तो बताइए किसमें है, किसमें त्रुटि हो जाएगी? लगभग 200 वर्षों तक भारत के गले में गुलाबी की बेड़ियां पड़ी रही, त्रुटि किसमें है? ऑप्शंस आप यहां पर देख सकते हो। लगभग 200 वर्षों, तो इसमें तो कोई त्रुटि नहीं है। बेड़ियां पड़ी रही, इसमें भी कोई त्रुटि नहीं दिखाई दे रही। मैं गुलामी की, तो मैं गुलामी में भी कोई त्रुटि नहीं है। तो तीनों में कोई त्रुटि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगभग 200 वर्षों तक भारत के गले में, तो ये इसका हो जाएगा भारत। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपका। क्वेश्चन नंबर 10वां है भाई, सही वर्तनी आपको बताना है किसकी? कि तुझे समझ नहीं आया है ना, तो आपको समझ की बतानी है, समझ की, समझ। ठीक है,
ये मत बोलना सर जी हमारी हरियाणवी भाषा फेवरेट है, ठीक है, हम तो यही लिखेंगे, समझ ही लिखेंगे। भाई हरियाणवी बोली है, भाषा नहीं है, ठीक है जी। लेकिन हमें यहां पर हिंदी की बात हो रही है, हिंदी में कैसे लिखा जाता है वो हमें बताना है। तो हिंदी में इसको बोला जाता है समझ। क्या बोला जाता है? समझ। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणवी के प्रति आपका प्यार बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो बोली है, हमारी भाषा नहीं, ठीक है। चलो, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प है। पुल्लिंग वाला आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11वां है आपका, बताओ पुल्लिंग रूप, लेकिन इसमें भरना भी चाहिए। देखो क्या है, पहले इसको पूरे को पढ़ो, इसी से समझ में आ जाएगा कि खालिस्तान करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्या होगा? पहले देखो हंसी मजाक, क्या हंसी मजाक करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? नहीं है, वो तो हंसी मजाक करना स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन है। क्या बातें करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? नहीं है, ये तो अच्छी चीज होती है। बातें करने से अपने विचार आप प्रकट कर सकते हो, बता सकते हो, समझा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। खेल है, खेल क्या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? नहीं है, ये तो स्वास्थ्य को फिट करने का काम करता है, स्वास्थ्य को और अच्छा करने का काम करता है। लेकिन क्रोध क्या हो जाएगा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? क्योंकि क्रोध में हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? हानिकारक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों से तो वैसे ही मतलब नहीं है, तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग देखने की यहां पर आवश्यकता ही नहीं पड़ी, ठीक है। थोड़ा सा अर्थ समझ लो, आंसर अपने आप निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, 12वें नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको तद्भव रूप बताना है कि बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनके प्राकृतिक रूप से खर्जू दूर किए जा सकते हैं, ठीक है, जिनसे प्राकृतिक रूप से खर्जू दूर किया जा सकता है। बताओ, इसका आपको बताना है, खर्जू का क्या बताना है? तद्भव रूप आपको यहां पर बताना है। बताओ, तो खर्जू का जो तद्भव रूप होगा वो क्या हो जाएगा? खुजली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खुजली, ठीक है जी। तो बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनसे प्राकृतिक रूप से खुजली को दूर किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते, चलो, पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? किसका? खेल का आपको पर्यायवाची बताना है। पहले पूरा पढ़ लेते हैं कि मेरे विद्यालय में विभिन्न प्रकार के खेल सिखाए जाते हैं। तो खेल का पर्यायवाची आपको बताना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है। अगर आपने इसको कर लिया तो इसका मतलब आप बड़े अच्छे से मेहनत कर रहे हो, करने की कोशिश करो, ठीक है जी। करने की सभी स्टूडेंट क्या करेंगे? कोशिश करेंगे, ठीक है, करो। बारी का मतलब आप सभी को पता होगा कि मेरी भी बारी आएगी, तो बारी का मतलब क्या हो जाएगा? मौका मिलना, ठीक है जी। बारी का मतलब क्या है? मौका। तो ये तो खेल से संबंधित नहीं है, क्योंकि पर्यायवाची का मतलब होता है जो इसका अर्थ निकले वही निकलना चाहिए। उसके बाद देखो घुसर है, इसका मतलब आप समझो, इसका मतलब होता है कि कोई चीज भूरी हो गई, धुंधली हो गई, जो हमें दिखाई नहीं दे रही, तो ये धुंधले के लिए यूज किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। अब सूम का मतलब क्या होता है? सूम का, जो यहां पर सूम लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कोई कंजूस जो व्यक्ति होता है, या कंजूस के लिए इसका यूज किया जाता है, सूम का, कंजूस के लिए, ठीक है जी। तो कौन सा बच गया? यही आपका बच गया। और वैसे याद कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केली। केली का मतलब होता है खेल, ठीक है। जैसे केली ना देकर कभी कभी आपको क्रीड़ा भी दे सकता है, ये भी बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, ठीक है जी। तो ये आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ, अच्छा था ना क्वेश्चंस? ठीक है, वो तो आप लास्ट में कमेंट करोगे तभी पता चल जाएगा किस किस का ठीक था, कितने क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं। सही वाला आप कमेंट नहीं करना, अब हमें गलत वाले कमेंट करने हैं, जिससे आपको पता चले कि हाँ बहुत सारे अर्थ हम सीख रहे हैं, और जो हमें नहीं आते थे वो भी हमें याद हो रहे हैं कि 5 गलत हुए, 10 गलत हुए, 7 गलत हुए, 2 गलत हुए, जितने भी हैं वो आपको कमेंट करके बताना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है किरण का। किरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? तो किरण का हो जाएगा भाई रश्मि, ठीक है। तो ये तो आपको याद ही करने हैं, तो याद कर लेना सभी, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, क्वेश्चन नंबर 15वां है, और इसमें आपको क्या बताना है
कि रेखांकित शब्द के लिए यहां पर कौन सा होगा। रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों का विकल्प आपको चयन करना है कि कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। ठीक है जी, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ठीक है। अगर इसको बदलाव करना है तो कौन से में बदलाव किया जा सकता है, और अगर बदलाव नहीं करना तो परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है, ये वाला आपको चुनना है। अब कीजिए, कोशिश कीजिए। कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तो इसमें कौन सा बदलाव करके हम ठीक लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा कि रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। रेलवे के कई रेलवे कर्मचारी नहीं, रेलवे के कई कर्मचारी। तो रेलवे के कई कर्मचारियों की क्या हुई है, गिरफ्तारी हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।